हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो दो तरीके का फेनोमेना हो सकता है। या तो मैटर जो है उस रेडिएशन को अपने पे एब्जॉर्व कर ले या इमिट कर ले, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उस मैटर पे स्कैटर कर जाए, मतलब उस पर आए और वो स्कैटर करके चला जाए। अब देखिए इस पर क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होती है जिसके प्रोपिगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब कोई भी मैटर जो है एब्जॉर्प्शन और इमिशन जब करती है तो उस पर तीन तरह की या चार तरह की फिनोमेना हो सकती है। वो क्या क्या है, उसके थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन और इमिशन के थ्रू जो है हम उसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर रीड कर सकते हैं, वाइब्रेशनल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी रीड कर सकते हैं। और इफ़ अगर हम उसके स्पिन के बारे में जानने के लिए जाएं तो उसमें हम कर सकते हैं। स्पिन में क्या है कि अगर हम न्यूक्लियस के बारे में रीड करें तो हम उसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में करें तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए जो एब्जॉर्प्शन और जो इमिशन वो होता क्या है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इवन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसे मैंने एक एनर्जी दिया तो उससे क्या हुआ, वो लाइट जो है वो मॉलिक्यूल जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइट कर जाता है, जिससे वो E2 स्टेट में चला जाता है। उसी जगह पे अगर एक मॉलिक्यूल जो है E2 स्टेट में प्रेजेंट है, उसे वो अगर एक एनर्जी इमिट करता है, H2 एनर्जी इमिट करता है, देन वो वापस E1 एनर्जी स्टेट पे चला आता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्या फिनोमेना हमने देखा कि जब एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्व किया एनर्जी तो वो E1 से E2 पे चला गया। अब जब है एक मॉलिक्यूल E2 स्टेट में प्रेजेंट है और वो इमिट किया एनर्जी, देन वो क्या हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो इस पे जो है हम ये भी जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपिनियन अप्रोक्सीमेशन, जो बोर्न ओपिनियन अप्रोक्सीमेशन था वो क्या था, जो टोटल एनर्जी होता है इज़ द सम ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये चारों एनर्जी के सम के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बेसिक चीज़ ये है कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती है। अब यहाँ पे एक फंडा है कि किसे हम क्वांटाइज्ड कहेंगे और किसे हम नॉट क्वांटाइज्ड कहेंगे। होता क्या है, जिसकी वैल्यू जो है एक सर्टेन वैल्यू पे फिक्स हो। जैसे कि आप अगर किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप बोलते हैं मुझे 100 रुपये का पेट्रोल दीजिए, 200 रुपये का पेट्रोल दीजिए, तो उससे क्या होता है, एक यूनिट होता है। जैसे कि 100 रुपये के पेट्रोल लिए तो आपको कितना पेट्रोल मिलना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए लीटर, या फिर 80 रुपये का लेने जाए तो 1 लीटर मिलेगा। तो वो एक वहाँ पे क्वांटाइज्ड एक सेट रहता है कि आप इतने रुपीज़ देंगे तो आपको उतना ही पेट्रोल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये दिए और 1.2 लीटर की जगह में आपको 1.2 दिया, कोई और आया उसको 1.4 दिया, कोई और उसको 1.5, उतना ही मिल गया, ऐसा नहीं है। तो जो क्वांटाइज होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और जो नॉट क्वांटाइज होती है उसकी वैल्यू जो रैंडम होती है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक इससे क्वेश्चन बनता है, जो बोर्न ओपिनियन अप्रोक्सीमेशन है, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो यहाँ पे जितनी एनर्जी दी हुई है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, इन चारों में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ई ट्रांसलेशनल इज नेग्जिलेबल स्मॉल, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसको जो है हम नेगलेक्ट करते हैं। तो अब क्यों नेगलेक्ट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उसके वैल्यू, देन वाइब्रेशनल आते हैं, देन रोटेशनल, देन ट्रांसलेशनल। अब देखिए यहाँ पे पता चला है कि ट्रांसलेशनल की जो एनर्जी है वो सबसे कम होता है। अब देखिए अब इसे याद करने का एक ट्रिक है, इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, विराट कोहली का नाम तो आपने सुना होगा। तो देखिए ई विराट VRT, मतलब ई से हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
V से वाइब्रेशनल, R से रोटेशनल एंड T से ट्रांसलेशनल। इस तरीके से आप जो है एनर्जी का ऑर्डर आप याद रख सकते हैं। जैसे ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उसके एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप इससे फॉर्मूला के थ्रू इजीली बता सकते हैं। अब देखिए, जब ई ट्रांसलेशन का एनर्जी बहुत ही लो है इसलिए हम उसे नेगलेक्ट करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो आती है हमारी वो आती है क्या, रोटेशनल वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब हम जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट करना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, दिस स्पेक्ट्रा रिजल्ट फ्रॉम एनर्जी लेवल्स ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फॉलिंग इन द माइक्रोवेव रीजन। मतलब कहने के मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है जिसे वो एब्जॉर्व करेगा किस रीजन में, अगर वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्व करता है तो उसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का और एक नाम भी है जिसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। द रीजन फॉर माइक्रोवेव इज क्या होता है, ये होता है 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1 to क्या होता है 100 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब इसके लिए एक आपको बेसिक से यही चीज़ जानना है कि रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हमेशा एक प्रिंसिपल पे बेस होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होती है वो मॉलिक्यूल होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होता है। ठीक है, रोटेशनल एक्टिव होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले आपको बता दें। इसमें हम रोटेशनल के सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर डायटोमिक रिजिड रोटर, नॉन डायटोमिक रिजिड रोटर, नॉन रिजिड डायटोमिक रोटर एंड पॉपुलेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल। हम पॉपुलेशन भी निकालेंगे इससे, एंड आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर IT जैम और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि DU BHU ये सभी के लिए। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मेरे सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आपको जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी आने लगेगी अगर आप सारे वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।